हाय हेलो नमस्कार, स्वागत संग अभिवादन करते हैं आप लोगों का कक्षा 10 के मैथमेटिक्स क्लास में। कल हम लोग पूरा चैप्टर कर लिए थे दो बहुपद का। आज उससे आगे वाला जो चैप्टर है यह है क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसके बारे में देखेंगे क्या क्या जो भी चीज़ होगी महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले उन सब चीज़ों को देख लेते हैं, बाद में तब जा कर के इसका सवाल और बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं होता क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर यदि इसका हम लोग भाषा के रूप में, अगर यदि जिसे हम लोग परिभाषा बोलते हैं, इसके तौर पर देखें तो क्या हो सकता है कि वैसा समीकरण जिसमें चर की संख्या दो हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें इंक डालिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वैसा समीकरण जिसमें चर की संख्या दो हो, उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। अब यहाँ पर क्या था कि दो चर अलग अलग, इससे पहले जो हम लोग बहुपद पढ़े थे उसमें क्या था, x रहता था तो x ही होता था, एक घात वाला भी दो घात वाला भी, या y रहता था तो y ही होता था। यहाँ पर क्या होगा कि दो चर जो होगा वह अलग अलग होगा। ठीक है, जिसका व्यापक रूप हम लोग लिख लेते हैं। इसका क्या होता है व्यापक रूप? व्यापक रूप बराबर होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप। अब यहाँ पर हमको अगर यदि कहेगा इसका ग्राफीय रूप कैसा होता है, तो ग्राफीय रूप के लिए क्या हो जाएगा हम लोग को, अगर यदि x के पदों में करना होगा तो ये कर लेते हैं ax प्लस by बराबर प्लस c है बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे ऐसा कि by बराबर, या पहले लिख लेते हैं इसको ax प्लस by। अब की बार c इधर प्लस में, इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक उसी तरह से अब यहाँ से देखिए हम लोग by बराबर अगर यदि करें तो यहाँ हो जाएगा माइनस c, अब बट्टे में हो जाएगा ax प्लस ax, हाँ ax होगा। अब यहाँ से y बराबर अगर यदि करें तो क्या हो जाएगा माइनस c, अब बट्टा ax, उसके बाद सॉरी यहाँ by के रूप में करेंगे ना, by बराबर माइनस सी ax, इधर प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो ये हो जाएगा हमको माइनस ax। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते फिर से इसको by बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए तो c प्लस हो जाएगा c प्लस x। अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा माइनस c माइनस, यहाँ पर c प्लस ax, अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोग को b। अब यहाँ पर a का मान जो रखेंगे उसके आधार पर क्या कहते हैं y का मान निकलते रहेगा। जैसे एक तो समीकरण लेकर के आपको हम एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को समझा देते हैं, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान के चलिए हमको 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 ये दिया हुआ है। तो ऐसे अब इसका मान कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर, इधर 7 आएगा प्लस में हो जाएगा, ये 2x इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में 2x। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे, y का मान जब अब यहाँ y बराबर निकालेंगे तो 7 माइनस 2x, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर x का मान हम लोग जिस तरह से रखेंगे उस तरह से आएगा। जैसे मान के चलिए लिखेंगे जब x बराबर हमको 0 ले लेते पहले, तब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हम लोग को क्या 7 माइनस 2 गुना 0 अब बट्टे 3। तो इसका मतलब 7 माइनस 0 अब बट्टे 3, तो 7 बट्टे 3 ये हो गया। या जब x बराबर हम लोग 1 ले लेंगे तब क्या होगा, जब x बराबर 1 तब y बराबर, तो 7 माइनस 2 गुना 1 अब बट्टे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 2 अब बट्टे में 3, तो यानी 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 बट्टे 3। तो यही होता है ग्राफीय रूप। अगर यदि हमको ग्राफीय रूप में कहेगा व्यक्त करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण को, तो ऐसा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो दो समीकरण होता है, जो हम लोग को आगे सवाल में जो आएगा क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें क्या आता है, दो दो आता है। तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो जो होता है इस ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये व्यापक रूप है। अगर यदि मान के चलिए, अब यहाँ पर तो 9th क्लास में हम लोग को एक समीकरण आता था, यहाँ पर क्या आएगा, दो दो समीकरण आएगा। तो दो दो समीकरण को किस तरह से हल करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, पहला समीकरण जो होता है, पहला समीकरण का व्यापक रूप बराबर रूप क्या हो जाएगा, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। दूसरा समीकरण का होता है का व्यापक रूप बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये होता है दूसरा समीकरण का व्यापक रूप। अब इसमें जो होता है, इसका ग्राफीय रूप कीजिएगा तो 3 कंडीशन आता है। अब उसका कौन कौन सा कंडीशन आता है तो अब देखते हैं यहाँ। अब यहाँ मान के चलिए हमको दो समीकरण दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है हाँ a1x प्लस b1y प्लस c1, इस तरह से मान लेते हैं इसको। तो अगर यदि पहला में कंडीशन ये आ जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, अगर यदि यह ऐसे होगा तो इसका जो ग्राफीय रूप होगा, उसका ग्राफीय रूप यानी ऐसे हो जाएगा हम लोग को। मतलब ये समीकरण मान के चलिए इसका ग्राफीय रूप a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो, तो ये अगर यदि इस होके ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी इसी होके इधर जाएंगे, एक ही होके, दोनों समीकरण का ग्राफीय रूप एक ही के ऊपर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर जाएगा, ये होता है। इसका हल कितना होता है, अगर यदि हल पूछेगा कितना हो सकता है, तो इसका हल जो होगा वह अनेक हल होंगे। हल जो होगा इसका अनेक हल होंगे, अनेक हल। इसको अगर यदि बोला जाए तो इसको बोलते हम लोग, अगर यदि पूछेगा तो समपाती। क्या बोलते हैं इसको, समपाती। एक के ऊपर एक जब जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समपाती। हल पूछेगा इसमें कितना हो रहा है, तो हल की संख्या जो होगी जितना आप निकाल सके उतना हो सकता है, मतलब हल जो होगा इसमें अनेक हल होंगे। अब जो दूसरा कंडीशन है इसका, उसको देखते हैं। दूसरा कंडीशन में मान के चलिए हमको ये हो गया a1 बाय a2 बराबर b1 बाय
b2 बराबर बराबर डज नॉट इक्वल टू, बराबर वाला तो हो गया, ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वाला हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी ये दोनों अगर यदि बराबर नहीं रहेगा तब कौन सा कंडीशन होगा उसके लिए देखते हैं। मान के चलिए इसका ग्राफीय रूप को ऊपर वाला को हम लोग y बोलते हैं, इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको हम लोग x डैश बोलते हैं, इसको हम लोग y डैश बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से इधर भी हम लोग ग्राफीय रूप अगर यदि इसका करें तो कैसे होगा, इसका होगा इस प्रकार से, फिर से इसको लिख लीजिए y, ये हो गया हमको y डैश, ये हो गया हमको x डैश और ये हो जाता है हमको x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो इसका जो ग्राफीय रूप होगा वह एक दूसरे के समांतर जाएगा, मतलब इसकी जो रेखा होगी वह एक दूसरे के समांतर जाएगा। ऐसे ये जा रहा है तो इसी के समांतर ये जाएगा, ये दूसरे एक दूसरे को, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, लेकिन दोनों के बीच की दूरी जो होगी हर एक जगह पर क्या होगा, समान होगा। अब जब एक दूसरे से यह कहीं पर टकराता ही नहीं है, एक दूसरे को काटता ही नहीं है, तो हल क्या होगा, तो हल कुछ भी नहीं होगा। मतलब जब दोनों एक जगह पर जाकर के टच करेगा एक दूसरे को तब ना हल निकलेगा। यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे को टच कर ही नहीं रहा है कहीं पर, यहाँ से लेकर के अनंत तक कितनों आगे जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के बीच में कोई भी हल नहीं होगा। तो इसमें अगर यदि हमको हल पूछेगा तो इसमें लिखेंगे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, ठीक है। अगर यदि इसका पूछेगा कि ग्राफीय रूप होता कैसे है, तो ये देखिए, ये इधर से जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी तो हम लोग रेखा के रूप में पढ़े थे कि जब एक दो रेखा समान दूरी के साथ साथ अनंत तक एक दूसरे से, मतलब एक ही दूसरे के समांतर जा रहा होता है तो वह रेखा जो होता था वह समांतर होता था। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, ये रेखा इधर से जा रहा है, ये रेखा भी इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच क्या हो रहा है, समान दूरी है, हर एक बिंदु पर एक दूसरे के बीच समान दूरी है। तो इसलिए इसका अगर यदि कहेगा कि ग्राफीय रूप कैसा होता है, तो इसका ग्राफीय रूप होता है समांतर, ग्राफीय रूप होगा समांतर, ठीक है। अब जो तीसरा है वो लास्ट वाला, मतलब 3 कंडीशन होता है, तो जिसमें 2 कंडीशन हम आप लोगों को बता दिए। ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा हो गया, अब जो है वो आएगा तीसरा। अब तीसरा में क्या होता है इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसको देखिए कैसे होगा, ये इसमें रहेगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर यदि b1 और b2 यहीं पर बराबर नहीं हो रहा है तो आगे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। इसका मतलब यानी a1/a2 बराबर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसमें क्या होता है, इसका ग्राफीय रूप कैसा होता है, तो ये देखिए इसका ग्राफीय रूप ऐसे होगा। ये मान के चलिए हमको क्या है, एक्सिस खींच लेते हैं सबसे पहले, ये हो गया हमको y एक्सिस, ये हो गया हमको y डैश एक्सिस, अक्ष भी हिंदी में लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे x एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग x डैश एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आता है, ये यहाँ पर, यहाँ जहाँ एक एक्सिस दूसरे एक्सिस को काटता है, मतलब एक अक्ष दूसरे अक्ष को काटता है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है, यानी x, y के रूप में अगर यदि निर्देशांक के रूप में पूछ दे तो इसका दोनों का मान यहाँ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जहाँ पर x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मान के चलिए जैसे ये x अक्ष है ना, x अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, ठीक है। x अक्ष को भुज बोलते हैं और y अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं, चाहे वह धनात्मक वाला हो चाहे वह ऋणात्मक वाला हो, y डैश हो चाहे x डैश हो।
x वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, और y वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ एक अक्ष दूसरे अक्ष को काटता है उसको हम लोग मूल बिंदु बोलेंगे, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, जैसे ये मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0,0 होगा। यहाँ पर x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका ग्राफीय रूप कैसा होगा, इसका ग्राफीय रूप ऐसा होगा कि ये मान के चलिए इधर से जा रहा है तो हो सकता है इधर से भी आ जाएगा या चाहे इधर से भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर अवश्य ही काटता है। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 जो होगा वह एक मतलब इसका जो ग्राफीय रूप आप लोग खींचिएगा तो एक रेखा दूसरे रेखा को कहीं ना कहीं जरूरी अवश्य ही काटेगा। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे गया तो ये भी ऐसे आएगा, हो सकता है ये ऐसे इधर आ जाए, हो सकता है यहाँ पर ऐसे गया उधर से इधर आ गया, तो कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर काटेगा और एक से अधिक बिंदु पर एक दूसरे को काट भी नहीं सकता है। तो जब एक ही बिंदु पर काटेगा तो इसमें हल कितना होगा, हल क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, अब जब एक हल है तो इसको दूसरे शब्द में ये भी बोलते हैं अद्वितीय, मतलब जिसका दूसरा हल ही नहीं हो, अद्वितीय। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अब इसका क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, यहां से यहां तक ये काट रहा है, तो काटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करना। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करना। तो ये मान के चलिए इधर से हम लोग को इधर आ गया, ये इधर से इधर आ गया, यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, तो ये जब क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है या उसको हम लोग दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका जो ग्राफीय रूप होगा वह हो जाएगा हमको प्रतिच्छेदी। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय रूप बराबर रूप, पूछेगा क्या होता है तो प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कोई बात नहीं करते हुए। ठीक है, यह एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अच्छा चलिए, ये तो हम आप लोगों को समझा दिए थे कि ये भुज होता है, एक्स अक्ष वाला को भुज बोलते हैं, वह अक्ष वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो इसका तो समझ लिए होंगे, तो ये इसको तब तक क्या करते हैं, मिटा देते हैं इसको आप लोग तो एक ही बार में समझ गए होंगे, तो इसका तो जरूरत अब है भी नहीं यहाँ पर। अब इसको भी आप लोग जान ही गए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अब फिर से एक बार हम क्या करते हैं, सभी को समझा देते हैं एक एक करके, जिससे आप लोगों को सभी बातें दिमाग में आनी चाहिए। तो दिमाग में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो समझाना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको समझ लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, जिससे कि आगे चलकर बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक दूसरे के ऊपर जाते हुए रहता है। मतलब दोनों का जो ग्राफीय रूप खींचिएगा तो जिधर से वो पहला वाला जाएगा दूसरा वाला भी उसी होके जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। अच्छा, एक दूसरे को या कितने बिंदु पर स्पर्श कर रहा है या काट रहा है, तो मतलब एक दूसरे पर हर एक बिंदु पर जा रहा है, चिपका हुआ जा रहा है ना। तो इसका मतलब इसका हल कितना हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। इसलिए इसका हल बोलते हैं हम लोग अनेक हल। ठीक है, क्योंकि यह हर एक बिंदु पर क्या कर रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका अनेक हल होते हैं। ठीक है, या अनंत हल भी बोलते हैं। इसका ग्राफीय रूप बोलेगा कि क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती।
अब चलिए दूसरा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट, या इसको हिंदी में बोल रहे बराबर नहीं है c1/c2, या ऐसे बोल सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका ग्राफीय रूप कैसा होता है? तो इसका ग्राफीय रूप अगर यदि ये इधर से जा रहा है तो हो सकता है दूसरा इधर से जाएगा, लेकिन समांतर रूप में जाएगा, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को काट देगा। हो सकता कुछ ना कुछ अलग दूरी रहबे करेगा, कुछ ना कुछ एक दूसरे से होकर कभी भी नहीं जाएगा और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। दोनों के बीच की दूरी जो होगा हर एक बिंदु पर समान होगा। मान के चलिए ये यहीं से दूसरा रेखा ये जो है यहाँ से ना होके यहीं से जाएगा, तो ये भी क्या हो रहा है? समांतर ही हो रहा है ना, क्योंकि एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है ये। तो इसलिए जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है तो हल कहाँ से आएगा वहां पर? तो इसलिए उस जगह पर हल एक भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका हम लोग हल के बारे में पूछता है तो हम लोग लिखते हैं कोई हल नहीं। ठीक है, इसका ग्राफीय रूप अगर यदि पूछेगा तो एक दूसरे के समांतर जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं समांतर। अब तीसरा कंडीशन जो था ये है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसमें क्या होता है ग्राफीय रूप? तो इसमें ग्राफीय रूप ये होता है कि ये यहाँ से इधर जा रहा है, ये यहाँ से इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? एक ही बिंदु पर काट रहा है, एक से अधिक बिंदु पर काट ही नहीं सकता है। अगर यदि ये जरूरी नहीं है ये इधर से आ रहा है तो ये इधर से जाएगा, अगर यदि ये इधर जा रहा है ये इधर भी आएगा, किसी भी बिंदु कहीं पर भी होगा, क्यों नहीं? अगर यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का तो वह एक दूसरे को एक बिंदु पर अवश्य ही काटेगा और एक से अधिक बिंदु पर कभी नहीं काटेगा। तो इसलिए जब एक बिंदु पर काट रहा है तो हल की संख्या कितनी होगी? हम लोग को केवल एक हल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अद्वितीय भी बोलते हैं। इसका ग्राफीय रूप क्या होता है? तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। ठीक है, तीनों कंडीशन आप लोग बेहतर रूप से समझ गए होंगे। इसको क्या कीजिए तब तक नोट कीजिए अच्छा से, ताकि सब चीज समझ में अभी से लेकर के अंत तक रहे। ओके, चल अब इसका जो ये तीनों कंडीशन बताए हैं, इसका गणितीय रूप मतलब बीज गणितीय रूप तथा उसके बाद होता है ग्राफीय निरूपण, दोनों के रूप में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, एक सेकेंड, ताकि कोई दोनों सभी चीजें याद रहे, इसलिए एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर के पास जाएंगे। जब ये तीनों कंडीशन हमको आसानी से हो जाए, ये चीज अगर यदि हम लोग समझ जाएंगे तो सवाल बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इन चीजों को बराबर रूप से आप लोग समझ जाइएगा। अब इसका क्या हो रहा है अनुपात में देखते हैं, अनुपात में क्या हो पाता है इसका। तो अनुपात का तुलना यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग तीनों कंडीशन का। चलिए इसका हम लोग लिखते हैं क्या, तुलनात्मक अनुपात या अनुपात का तुलना। अनुपात में तुलना देखते हैं इसका, इसको क्या लिखेंगे ग्राफीय निरूपण या बीजगणितीय निरूपण। तो इसको पहले लिख लेते हैं ग्राफीय निरूपण।
ग्राफीय निरूपण, उसके बाद बीजगणितीय निरूपण। अब यहाँ से इसको तीनों कंडीशन को देख लेते हैं क्या होता है। पहला कंडीशन जैसे मान के चलिए हमको है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण क्या होता है। तो जब हम ग्राफ खींचे थे आप लोगों को बताए थे कि a1/a2 वाला कंडीशन में क्या होता था, ये ऐसे मान के चलिए ऐसे जा रहा था। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सभी का लिख लेते हैं, ठीक है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। उसके बाद तीसरा कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसका ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण देख लेते हैं। तो ग्राफीय निरूपण जब हम क्या बोले थे आप लोगों को, जैसे मान के चलिए ये ग्राफ है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का क्या होता था, जिधर से ये जा रहा था उसी होके दूसरा वाला भी जा रहा था, ठीक है ना। ये दूसरा भी इसी होके जा रहा था। तो इसको हम लोग कौन सा हल क्या बोले थे कि इसको बोलेंगे संपाती। क्या बोलेंगे, संपाती। इसको बोलेंगे संपाती, ठीक है। और संपाती होता है तो क्या होता है, इसमें हल कितना होता है, मतलब ये एक दूसरे से कहाँ पर प्रतिच्छेद या स्पर्श कर रहा है, तो अनेकों बिंदु पर कर रहा है। तो इसलिए इसका हल जो होता है वो क्या होता है, हम लोग को अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल। तो हम लोग इसको लिखते हैं अनेक हल या अनंत हल, ठीक है। अब जो होता है दूसरा कंडीशन जो आप लोगों को हम बताए थे, ये बताए थे ऐसे, ये इधर से है, ये इधर से है। इसमें क्या होता था, ये ऐसे जा रहा था तो दूसरा भी ऐसे जा रहा था, मतलब एक दूसरे का क्या हो रहा था, समांतर हो रहा था, एक दूसरे के समांतर। और एक दूसरे को क्या बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो किसी बिंदु पर नहीं। तो इसलिए इसमें हल क्या होता था हम लोग को, कोई हल नहीं। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखते थे, क्या लिखे थे, समांतर। तो ये हो गया आपको समांतर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या को हल है इसमें, तो कोई हल नहीं। तो इसको लिखेंगे कोई हल नहीं, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या था कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका क्या होता था, ये मान के चलिए ये ग्राफीय रूप था, ये इधर से आ रहा था, दूसरा इधर से जा रहा है, एक बिंदु पर एक क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट दे रहा है। तो जब एक दूसरे को काट रहा है तो क्या करते थे, इसको हम लोग क्या बोले थे, क्या को हल, एक हल बोले थे, मतलब जिसको अद्वितीय हल भी बोलेंगे। और जब एक दूसरे को काट रहा है तो काटने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको प्रतिच्छेद करना। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी रूप, प्रतिच्छेदी, ठीक है। इसमें हल कितना होता था, केवल एक बिंदु पर काटता था तो एक ही हल होता। तो यहाँ पर लिखेंगे केवल एक हल, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे शब्द में अद्वितीय भी बोलते हैं। तीनों कंडीशन आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है। जब तक इस तीनों को आप नहीं जानिएगा तब तक आप इसमें जो होगा आपको दिक्कत होते रहेगा। इसलिए तीनों चीजों को बराबर ध्यान से समझ लीजिएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना, सवाल को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इन चीजों को केवल समझ लीजिए आज के लिए। अगला जो क्वेश्चन आंसर वाला क्लास होगा अगले रोज शुरू करेंगे। आज आप लोग इतने चीज को कंप्लीट कर लीजिएगा जिससे आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है।
मास्टर